हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आपको लेकर आए आईपीसी का अध्याय 2, जिसका नाम है साधारण स्पष्टीकरण, जिसकी जो सेक्शन है 6 से 52 तक है। मुख्यतः क्या होता है, जो हमारे यूपीएसआई की तैयारी करने वाले दोस्त हैं और जो लॉ स्टूडेंट हैं, उन्हें कानून की जो परिभाषाएं दी गई इन्हें समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हम आपको बहुत सरल भाषा में, बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर जो 2 है, अध्याय नंबर 2 है, जिसका नाम है साधारण स्पष्टीकरण। पहले इसका मतलब क्या है? तो साधारण स्पष्टीकरण का मतलब ये होता है कि ये स्पष्ट करता है कि कौन व्यक्ति है, कौन सरकार है, कि कोई निरपराधी जिसने अपराध नहीं किया है उसे कहीं सजा ना मिल जाए, या कोई अपराधी सजा से वंचित ना रह जाए। इस सारी बातों को ये क्लियर कराता है ये अध्याय, ठीक है, जिसकी सेक्शन 6 से 52 तक है। इस वीडियो में हम केवल कवर करेंगे सेक्शन 6 से 30 तक, क्योंकि सारी अगर सेक्शन कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सेक्शन नंबर हमारे 6 क्या कहती है। सेक्शन नंबर जो 6 है वो कानून की परिभाषा अगर देखो तो उसमें कहती है संहिता में की गई परिभाषाओं को अपवादों के अध्ययन समझा जाना। अध्ययन मतलब होता है के अधीन समझा जाना। दूसरी परिभाषा ये है कि इस संहिता में सर्वत्र हर जगह अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत जो साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा। ये कानून की परिभाषाएं हो गई। अब इसे समझने में हमें दिक्कत होती है, तो हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। देखो क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहती है सेक्शन जो 6 है ये स्पष्ट करती है कि कानून का मतलब होता है संहिता, जो आईपीसी है की जो परिभाषाएं या उपबंध है, इसमें जो दंड है या तमाम चीजों को हम समझेंगे। साधारण अपवाद जो अध्याय नंबर 4 है, जिसमें सेक्शन 76 से 106 है के मद्देनजर रखते हुए कि इनकी जो परिभाषाएं हैं संहिता की या दंड है, जो प्रावधान है, उपबंध है, इनको हम सेक्शन जो हमारी 76 से 106 तक है, जो अध्याय नंबर हमारा 4 है, जिसे साधारण अपवाद या जनरल एक्सेप्शन बोलते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए समझेंगे। ये कहना चाहता है। जैसे कैसे, देखो हम समझाते हैं। देखो इसमें दृष्टांत भी दिया गया है। पहले आप ये समझिए कि जो अपराध की जो धाराएं हैं उनमें ये बात कहीं पर नहीं अभिव्यक्त की गई है कि 7 वर्ष से कम उम्र का जो शिशु है अपराध कर सकता है। अब भाई अपराध करता है तो क्या वो सजा होगी, क्या उसे सजा मिलेगी? तो ये हमारा जो साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है। तो ये धारा इस चीज के लिए निर्देशित करती है कि आप किसी को अगर सजा देते हो या कोई भी बात करते हो तो आपको पहले नंबर जो हमारा साधारण अपवाद अध्याय नंबर 4 है इसके अंतर्गत देखना पड़ेगा सब कुछ। जैसे ये बच्चा है, अब बच्चा हत्या की परिभाषा या रेप की परिभाषा दी गई है, ठीक है, तो क्या बच्चे पर हत्या रेप लगेगी? तो इस चीज को देखना पड़ेगा। साधारण जो हमारा अपवाद अध्याय है उसमें पागल है, पागल व्यक्ति चोरी करता है, डकैती करता है, तो क्या उसे उसकी सजा मिलेगी? ठीक है, तो इस चीज को हमें किसमें देखना पड़ेगा? साधारण अपवाद जो हमारा अध्याय नंबर 4 है उसमें देखना पड़ेगा। इस चीज को धारा 6 है निर्देशित करती है, ठीक है, ये स्पष्ट करती है कि आपको साधारण अपवाद को जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा जो अगर अपराध करता है तो वह साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है। अगर कोई पागल अपराध करता है, चोरी डकैती करता है, तो वो भी साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है आपका ये धारा जो है क्लियर हो गई होगी। ठीक, उसके बाद सेक्शन नंबर 7 क्या कहती है? देखो कानून की भाषा में देखो तो सेक्शन नंबर 7 कहती है एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। दूसरी भाषा इसकी ये समझिए, इसमें लिखा है कि संहिता के किसी भाग में, इसमें लिखा है हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। तो इस परिभाषा से आपको समझ में थोड़ी दिक्कत होगी, हम आपको समझाते हैं सरल भाषा में। सरल भाषा ये है कि कोई भी भाव, कोई भी वर्ड जब एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया है, अगर संहिता में कोई भी भाव या कोई भी शब्द एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया है, एक बार उसको उसकी व्याख्या कर दी गई है इसमें, तो उसका मतलब फिर वही माना जाएगा। ये नहीं है कि उसका मतलब कोई और हो जाए। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। सेक्शन नंबर 8, तो सेक्शन नंबर 8 हमारी क्या कहती है? देखो सेक्शन 8 समझिए क्या कहती है। ये बात करती है लिंग, मतलब जेंडर, जेंडर का नर और नारी। ठीक है, अगर इसकी कानून की परिभाषा देखें तो कानून की परिभाषा देखिए, ये कहता है पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर या नारी हो। अब इसको हम सरल भाषा में समझाते हैं। ये कहता है कि संहिता में दिया गया प्रोनाउन सी या ही या सी, इसका मतलब मेल या फीमेल ना होगा, दोनों होगा। अगर संहिता में कहीं पर ही दिया है तो आप उसका मतलब ये मत समझो कि मेल ही होगा, कोई व्यक्ति पुल्लिंग ही होगा। अगर सी दिया है तो इसका मतलब आप ये मत समझो फीमेल होगा। कहने का मतलब है ही का मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल होता है। ये बात को क्लियर कराता है। ठीक है, सी का मतलब भी मेल या फीमेल होगा। ठीक,
सेक्शन नंबर 8 ये बात कहती है। आई थिंक आपकी सेक्शन नंबर 8 क्लियर हो गई होगी। सेक्शन नंबर 9 देखिए क्या कहती है। सेक्शन नंबर 9 समझिए, वचन। वचन का मतलब नंबर, एक वचन या बहुवचन हो। देखो सरल भाषा में हम समझाते हैं क्या होता है। वचन का मतलब देखो सरल भाषा में क्या है, जैसे कोई घटना अगर होती है और कोई व्यक्ति उस घटना का स्पष्टीकरण सही रूप से नहीं करता है, ठीक है, तो इस स्थिति में जो घटना घटित करने वाले व्यक्ति पर्सन है वो सिंगुलर भी होगा, प्लूरल होगा। जैसे हम आपको स्पष्टीकरण से क्लियर कराते हैं। जैसे मान लो हत्या हुई, हत्या अगर किसी ने स्पष्ट करके बता दिया कि राम ने हत्या की, तो राम यहाँ पर सिंगुलर होगा। अगर किसी ने कहा ये हत्या जो है या डकैती 4-5 लोगों ने की, तो इस स्थिति में वो 4-5 लोगों ने जो किया है वो सिंगुलर भी माना जाएगा और प्लूरल भी माना जाएगा। इस चीज को आप याद रखें। जैसे हत्या 4-5 लोगों ने की है, उसने किसी का नाम नहीं, स्पष्टीकरण पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा है, वो 4-5 लोगों का बात कर रहा है, तो इसमें सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक, अगर वो कहे कि राम ने अलग की, सोहन, मोहन, तीनों का नाम अलग अलग लेता है, तो इस स्थिति में सिंगुलर होंगे। इस चीज को ये क्लियर कराता है। ठीक है, आई थिंक आपकी सेक्शन नंबर 9 क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं सेक्शन नंबर 10। ये कहता है पुरुष या स्त्री। पुरुष या स्त्री जो किसी भी आयु का हो, स्त्री किसी भी आयु की हो। ये कहना ये चाहता है कि पुरुष जो हो, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 6 महीने का बच्चा हो, ये सब पुरुष में ही आएंगे। चाहे 100 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति हो, ये भी पुरुष में आएगा। और लड़की की बात करें तो 1 दिन की लड़की हो, 6 दिन की लड़की हो, 6 साल की हो या 100 साल की हो, वो किस में आएगी, वो स्त्री में आएगी। ठीक है, इस चीज को स्पष्ट करता है। ठीक, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। बात करते हैं सेक्शन नंबर 11। देखो सेक्शन नंबर 11 क्या कहती है। सेक्शन नंबर 11 कहती है व्यक्ति नर हो या नारी हो, पर्सन की बात करती है। तो देखो पर्सन, देखो इसको समझिए, हम समझाते हैं। देखो स्पष्टीकरण यहाँ पर ये दिया गया है। जैसे ए है, एक व्यक्ति है ए, उसने आपके खिलाफ कोई अपराध कर दिया, तो आपने सीधे FIR कराई बी के खिलाफ, तो यहाँ पर ये पर्सन हो गया बी। ठीक है, अगर सपोज करो ए जो सी है, कंपनी द्वारा ए पर अपराध होता है, तो वो किस पर FIR कराएगा, कंपनी पर या संस्था पर। जैसे संस्था किसी मजदूर का शोषण करती है, तो वो संस्था पर क्या करेगा, क्लेम, मतलब कि FIR कराएगा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो क्या कंपनी के द्वारा अगर कंपनी पर अगर अपराध होगा, तो कंपनी तो थोड़ी नहीं है, पर्सन नहीं है। इसका कहने का मतलब ये सेक्शन 11 कहती है व्यक्ति होना चाहिए। तो कहने का मतलब कंपनी का जो CEO होगा या प्रेसिडेंट होगा या ऑनर होगा, तो इस पर FIR दर्ज होगी। इस चीज को क्लियर कराती है सेक्शन नंबर हमारी 11। ठीक, आई थिंक आपको सेक्शन नंबर 11 समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात करते हैं अगली सेक्शन। बात करते हैं सेक्शन 12 की। देखो सेक्शन 12 कहती है लोक या पब्लिक। पहले इसकी कानून की भाषा में इसकी परिभाषा देखिए। इसकी परिभाषा जनता, सामान्य जन का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय जनता सामान्य जन शब्द के अंतर्गत आता है। इसका कहने का मतलब ये कोई भी श्रेणी, जैसे वकील हो या डॉक्टर हो, कोई भी हो, अगर कहीं पर एकत्रित हैं तो वो पब्लिक कहलाएगा। या किसी भी समुदाय के लोग कहीं पर एकत्रित हैं, वो क्या कहलाएगा, पब्लिक कहलाएगा। ठीक है, तो लोक का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद जो 13 वो हटा दी गई है धारा। बात करते 14 की। 14 सरकार का सेवक। तो 14 जो कानूनी भाषा में इसकी परिभाषा देखी क्या है। इसकी परिभाषा ये, सरकार का सेवक शब्द है सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बनाए गए, नियुक्त या नियोजित किए गए किसी भी अधिकारी या सेवक के घोतक हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार का सेवक जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कार्य करेगा, वह सरकार का सेवक कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक आपकी सेक्शन 14 क्लियर हो गई हुई। 15 और 16 जो है विधि अनुकूलन आदेश 1937 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। 17 बात करती है सरकार की। तो 17 जो बात करती है सरकार की, गवर्नमेंट की बात करती है, उसकी कानून की भाषा में इसकी परिभाषा ये, सरकार शब्द केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का घोतक होगा। तो सरकार का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होगा। देखो सेक्शन 18 समझिए। सेक्शन 18 है भारत। देखो भारत की बात करते हैं तो इसकी कानून की भाषा में जो इसकी परिभाषा है, वो परिभाषा ये है कि भारत से जम्मू कश्मीर राज्य की सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। अब तो जम्मू कश्मीर भी शामिल है 2019 अगस्त में, जब से धारा 370 हटी है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और सब जितना भी भारत का क्षेत्रफल है, जल सीमा है, वायु सीमा, वह सब क्या है, भारत है। ठीक है, उसके बाद अगली सेक्शन हमारी 19 है, न्यायाधीश के बारे में बात करते हैं। देखो न्यायाधीश, इसकी पहले परिभाषा देखिए कानूनी भाषा में कि न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिव्यक्त हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी घोतक है। जरूरी नहीं कोई न्यायाधीश है तभी कोई जजमेंट दे सकता है। ठीक है, और अन्य पद अधिकारी भी हैं जो न्यायाधीश हो सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। देखो दूसरी परिभाषा में ये समझिए, जैसे एक तो पोस्टी जज की होती है, उन्हें पोस्टेड किया जाता है जज पर, गवर्नमेंट के द्वारा या लॉ डिपार्टमेंट के द्वारा।
दूसरे जैसे मजिस्ट्रेट है या तहसीलदार है, इन्हें भी सिविल केस या क्रिमिनल केस की मतलब फैसला देने का अधिकार होता है, जायदाद जमीन जायदाद के मैटर में या फौजदारी केस में, ठीक है। मगर ये फैसला देते हैं तो उस समय इन्हें जज नहीं कहा जा सकता, कुछ शर्तें हैं ऐसी। देखो शर्त ये है, जैसे मान लो सेशन कोर्ट का फैसला मजिस्ट्रेट देता है, मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया, अब वह फैसला जब तक हाई कोर्ट उसे कंफर्म नहीं करता है, डेफिनेटली जजमेंट तो हाई कोर्ट ही देगा, जब हाई कोर्ट उसे क्लियर कर देता है उसी के फैसले के लिए जो मजिस्ट्रेट ने दिया है, तब हम मजिस्ट्रेट को जज बोलेंगे, ये इसकी शर्त होती है बस, ठीक है। आई थिंक आपको सेक्शन 19 समझ में आई होगी। उसके बाद बात करते हैं आगे, देखो बात करते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 बात करती है न्यायालय की। न्यायालय का मतलब न्याय का आंगन, ठीक है, जहाँ जज जो है न्याय देता है, फैसला सुनाता है। इसकी अगर परिभाषा देखो कानून की भाषा में तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, तो आपको इतना याद रखना, न्यायालय सेक्शन 20 में। बात करते हैं सेक्शन 21 की, जो लोक सेवक की बात करती है, पब्लिक सर्वेंट की बात करती है। देखो पब्लिक सर्वेंट तो आपको पता सब पब्लिक सर्वेंट होंगे, ठीक है, बहुत है। इसके 12 पॉइंट, इसकी परिभाषा पहले देखते हैं कि लोक सेवक शब्द ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो एतस्मिन पश्चात निम्नलिखित वर्णों में से किसी में आता है। इसका वर्णन दिया गया, कम से कम 12 पॉइंट है इसमें, उसमें बताया गया ये सब लोक सेवक हैं, ठीक है। तो आपको देखना ये कि लोक सेवक होते कौन नहीं है। तो देखो एमएलए, आपको पता है कि जो विधायक होते हैं वो लोक सेवक नहीं होता, नगर पालिका का जो पार्षद वो लोक सेवक नहीं होता है, नगर पालिका का सभासद लोक सेवक नहीं होता है, अध्यापक जो बोर्ड की कॉपी चेक करता है वो लोक सेवक नहीं होता है। सेना में एनसीयू नॉन कमीशन ऑफिसर, और जो जूनियर कमीशन ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर के अंतर्गत आता है, हवलदार वगैरह आते हैं, इसमें सूबेदार, मेजर सूबेदार आते हैं, और सीओ जो कमीशन ऑफिसर होता है, इसमें कर्नल जनरल होता है। ये सब क्या, ये लोक सेवक नहीं होते हैं, इस चीज को आप याद रखना है, ठीक है। वैसे तो बहुत बड़ा है सेक्शन 21 जो है, बहुत बड़ा है, ठीक है, मगर आपको उस तरीके से याद करना ही नहीं है। आपको याद रखना है लोक सेवक होते कौन नहीं है, ठीक है, बकाया इनको छोड़कर सब लोक सेवक ही होते हैं। बात करते हैं सेक्शन 22 की, जो चल संपत्ति है जंगम संपत्ति। चल संपत्ति है जंगम संपत्ति मतलब जो संपत्ति चल सकती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है, उसे चल संपत्ति या जंगम संपत्ति कहते हैं। इसकी परिभाषा अगर देखो तो इसकी परिभाषा ये है कि जंगम संपत्ति शब्दों से यह आशय है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीजों से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इनके अंतर्गत नहीं आती। जो जकड़ी हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना जाती हो, वो चल संपत्ति नहीं होंगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिख दिया है, गाय है, कार है, तो ये किस में आती है, ये चल संपत्ति में आती है, ठीक है, जंगम संपत्ति में आती है। सेक्शन 23 बात करते हैं। सेक्शन 23 कहती है सदोष लाभ सदोष हानि। सदोष लाभ का मतलब है विधि के विरुद्ध आपने कोई काम किया हो, उससे लाभ लिया हो या हानि लिया हो, वो सदोष हानि या सदोष लाभ कहलाता है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। इसकी अगर कानून की भाषा में इसकी परिभाषा देखो तो इसकी परिभाषा ये है, सेक्शन 23 की जो परिभाषा कहती है सदोष हानि। सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा किसी ऐसी संपत्ति की हानि जिस हानि को उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार हो, ठीक, ये इसकी परिभाषा है। आपको मैंने समझा दिया कि विधि के विरुद्ध संसाधनों का प्रयोग करके आप लाभ ले रहे हो, हानि ले रहे हो, तो वो सदोष हानि या सदोष लाभ कहलाएगा, ठीक है। सेक्शन 24 क्या कहती है, बेईमानी की बात करती है। तो सेक्शन जो 24 है वो बेईमानी के बारे में बात करती है। बेईमानी का मतलब जो चोरी होती है वो डिसऑनेस्टी से की जाती है। चोरी वो बेईमानी का एक दूसरा रूप है, ठीक है। जैसे कैसे समझ लिया, आप किसी घर गए, उसके पास बैठे मिलने के लिए, उसी बहाने से उसके घर से कोई सोने की चीज उठा ले आते हो, चुप्पा से किसी भी प्रकार से, ठीक है, तो ये डिसऑनेस्टी हो जाता है, ठीक है। इसकी अगर परिभाषा देखो तो इसकी परिभाषा ये है कि ये कहता है कि जो भी कोई किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने, अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के आशय से कोई कार्य करता है, वह उस कार्य का बेईमानी से किया जाना कहलाता है, ठीक है, गलत तरीके से, छल पूर्वक, ठीक, तो वो बेईमानी होती है। कपट की बात करते हैं। देखो कपट सेक्शन 25 में कपट है। देखो कपट क्या है, इसकी पहले कानून की भाषा में इसकी परिभाषा देखिए। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कपट करने के आशय से करता है उसे कपट पूर्वक कृत कहा जाता, अन्यथा नहीं। हानि के, देखो कपट के दो रूप होते हैं, पहले धोखा और दूसरा क्षति। अगर उसे हानि होती है, क्षति होती, तब वो कपट कहलाएगा, ठीक है। इसका सबसे एक केस है डॉक्टर बिमला कार चोरी है, इससे इसका क्लियर हो जाता है। आई थिंक आपकी सेक्शन ये क्लियर हो गई होंगी। आगे की सेक्शन रहेगी उस पर हम बात। सेक्शन 26 क्या कहती है, विश्वास करने का कारण। विश्वास करने का कारण ज्यादा मोस्ट धारा नहीं है ये, ठीक है, फिर भी आप याद रखो विश्वास करने का कारण। सत्ता देगी, देखो इसमें लिखा है सेवक, क्लर्क, पत्नी, इनके कब्जे की संपत्ति पर मालिक का अधिकार होगा। जैसे
किसी व्यक्ति का कोई सेवक है या क्लर्क है तो उसकी जो संपत्ति का मालिकाना अधिकार किस पर होगा, तो मालिक पर ही होगा, क्यों, मालिक पर ही उसकी संपत्ति का अधिकार होगा। ठीक, उसके बाद सेक्शन 28 क्या कहती है, कूटकर्ण माने किसी चीज की नकल करना। ठीक है, किसी चीज की नकल करना किसमें, तो आपसे पूछा जाएगा कूटकर्ण किसमें, तो सेक्शन 28 में है। ठीक है, सेक्शन 29 की बात करते हैं। देखो सेक्शन 29 क्या है, ये जरूरी है। देखो दस्तावेज, देखो किसी पदार्थ पर अंकों अक्षरों चिन्हों, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ आप समझते हो जिसका द्रव्यमान हो, उस पर अंकों में या अक्षरों में या चिन्हों में या शब्दों में वर्णित है, ठीक है, तो वह दस्तावेज कहलाएगा। ठीक है, जिसे आप साक्षी तरह प्रयोग कर सकते हो। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 30 कहती है मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान मतलब आप समझते होगे, मूल्यवान प्रतिभूति कौन सी होती है, तो मार्कशीट, बैनामा, वसीयत, ये सब क्या है, ये सब मूल्यवान प्रतिभूति हैं। ठीक, आपकी सेक्शन 30 जो क्लियर हो गई, जो शेष सेक्शन रह गई वो अगली क्लास में लाएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।